हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे जो EDC है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट्स है। आज हम इसकी क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ये पहली क्लास है जिसमें हम लोग सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को देखेंगे। चूँकि ये जो टॉपिक है सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ये ECD का पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड डिवाइसेस का पार्ट है, जो कि पिछले सेमेस्टर में था। हम लोगों ने उसमें उसको कवर नहीं कर पाया था, जो ये सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है। और इसके बिना ये जो EDC है ये स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि ये जो EDC है ये इसका स्टार्टिंग चैप्टर ही है मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, और फिर सभी चैप्टर्स इसके एक दूसरे पर बेस्ड हैं। तो अगर आपको मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को समझना है तो आपको सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि जो EDC की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आज से, और इसकी जो पहली क्लास रहेगी वो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की रहेगी, जो कि आज आप लोग देख रहे हैं। तो चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को समझने से पहले हमें इस शब्द को समझना होगा। इस शब्द को हिंदी में कहते हैं एकल चरण ट्रांजिस्टर प्रवर्धक। एकल चरण ट्रांजिस्टर प्रवर्धक, तो इस शब्द को हम लोग देखते हैं कई शब्दों से ये मिलकर बना होता है। सिंगल स्टेज और एक ट्रांजिस्टर शब्द है और एक ये एम्पलीफायर है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर आपने पढ़ा होगा, ECD का ये टॉपिक है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है। बहुत ज़्यादा इसका उपयोग होता है, और इसका जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। ECD प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने उसे बताने की कोशिश की है। तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? ट्रांजिस्टर मोस्टली एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करती है। सिग्नल को एम्पलीफाई करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इसी का यूज़ करके हम क्या बनाते हैं? एम्पलीफायर बनाते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ये चीज़ें आपको पहले से ही क्लियर होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दूसरा शब्द है हमारा एम्पलीफायर। क्या है? एम्पलीफायर। इसको हम लोग समझते हैं। तो एम्पलीफायर क्या होता है? ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि किसी भी सिग्नल के स्तर को बढ़ा देती है। स्तर बोले तो इसकी या तो वोल्टेज बढ़ा देगी, या फिर करंट बढ़ा देगा, या फिर इसका पावर बढ़ा देगी। तो कोई भी पैरामीटर्स अगर इसका बढ़ाया जाता है तो वो डिवाइस हमारी क्या कहलाएगी? एम्पलीफायर कहलाएगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप जितनी भी चीज़ें सुनते हैं, म्यूजिक सुन रहे होंगे, फ़ोन से सुन रहे होंगे, टीवी से सुन रहे होंगे, या फिर रेडियो से सुन रहे होंगे, किसी भी चीज़ से सुनते हैं, वो आपको जो सिग्नल सुनाई दे रहा है वो एम्पलीफाई होकर सुनाई दे रहा है। जो सिग्नल वहाँ से आ रहा है वो बहुत कम है, जो कि आपको नहीं सुनाई देगा। जब उसको हम लोग एम्पलीफाई करते हैं तभी हम लोगों को सुनाई देता है। तो वो चीज़ क्या है हमारी? उसके अंदर क्या रहता है? एक एम्पलीफायर रहता है। दूसरी चीज़ अच्छे से हम आपको बताने की कोशिश करें। जैसे आप लोग रैलियों में जाया करते होंगे, रैलियों में गए होंगे, अभी चुनाव हुआ था तो चुनाव में आप गए होंगे रैलियों में। तो रैलियों में नेताजी भाषण देते हैं, नेताजी अपने स्पीच देते हैं माइक के थ्रू। अब नेताजी इतना तेज बोलेंगे तो नहीं जो कि लाखों लोगों को सुनाई दे। काफ़ी लाखों लोग बैठे होते हैं, तो उनको तो ऐसा है नहीं कि सामने बोलेंगे उनको सुनाई दे जाएगा, नहीं। तो उनकी आवाज़ को एम्पलीफाई करने के लिए, उनकी आवाज़ को बढ़ाने के लिए क्या लगाते हैं हम? उस वहाँ पे एम्पलीफायर्स लगाते हैं। उनकी पहले आवाज़ को हम माइक में ले जाते हैं, माइक से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं? एम्पलीफाई करते हैं। जो साइड में मशीनें लगी रहती हैं, बहुत सारी मशीन्स लगी रहती हैं, उन मशीन्स के द्वारा हम उस सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं और फिर हम उसको लाउड स्पीकर पर दे देते हैं, जिससे कि उनकी जो आवाज़ होती है वो एम्पलीफाई होकर के लाखों लोगों को सुनाई दे जाती है। तो वो सभी मशीन्स क्या होती हैं? हमारी एम्पलीफायर्स होते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो ये चीज़ें थी आपकी एम्पलीफायर कहाँ यूज होती हैं, ये बातें आपको समझ में आई। अब चलते हैं, हम इसको सीधे जान लेते हैं कि सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है और ये कैसे बना होता है। तो देखिए, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इसको समझते हैं। अब सिंगल स्टेज का मतलब समझते हैं। तो सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हम उसको कहते हैं कि जब कोई ऐसा एम्पलीफायर जो एक ट्रांजिस्टर से मिलकर बना हो, उसे हम लोग कहते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। बात समझ में आ रही है? कोई ऐसा एम्पलीफायर जो केवल एक ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रही होगी, शायद ये आपको एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम ना दिख रहा हो, कोई बात नहीं।
अभी आप हम बनाएंगे तो आपको दिख जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको जानी मानी लग रही होगी, ईसीडी में आपने पढ़ा होगा। ये इस समय क्या है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में एक ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कर दी गई है, दिख रही है ना, बाइसिंग कर दी गई है। ठीक, अब ये हमने क्या बनाया था, एक एम्पलीफायर बनाना चाह रहे हैं, तो एम्पलीफायर बनाने के लिए हमने उसमें पढ़ा था कि जब भी ट्रांजिस्टर को हम एज ए एम्पलीफायर यूज़ करेंगे तो उसे एक्टिव रीजन में रखना होगा, एक्टिव रीजन में रखना होगा। तो एक्टिव रीजन में जब हम उसे रखेंगे तभी हमारा अच्छे से सिग्नल को एम्पलीफाई कर पाएगा। तो उसके लिए हमें करनी होती थी बाइसिंग। तो हमने यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कर रखी है, किसके किसके द्वारा, R1 R2 रजिस्टर और RC और RE रजिस्टर के द्वारा हमने ट्रांजिस्टर की बाइसिंग कर रखी है, जो कि इस ट्रांजिस्टर को एक बाइसिंग कर रखी है, जिससे कि ये ट्रांजिस्टर जो है सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए रेडी है। अब बात आती है कि इसको सिग्नल देंगे कहाँ से। तो अब हम इसको मॉडिफाई करते हैं, एक एम्पलीफायर बनाते हैं, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। कैसे बनाएंगे, ये ट्रांजिस्टर तो अपना काम करने के लिए तैयार है, अब इसको हम ऐसे सिग्नल देंगे। कैसे देंगे, देखिए यहां पे लॉजिक वाली बात है, ये देखिए। अब यहां पे अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे कि किसका क्या काम है। देखिए ये क्या है हमारा ये हमारा है CCC और ये भी हमारा CCC और ये है हमारा R0, ये BS है जो हमारा सोर्स है। यहाँ से हम AC सिग्नल को इनपुट कर रहे हैं, AC सिग्नल को, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से हम AC सिग्नल दे रहे हैं जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। और ये जो है हमारा यहाँ पे एक और लगेगा कैपेसिटर, जिसे हम कहेंगे CE, ठीक है, इसे हम कहेंगे CE। ये बात आपको समझ में आई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से हमने इसको एक CC कपलिंग कैपेसिटर के द्वारा एक AC सोर्स जोड़ दिया है और यहाँ पे CC कपलिंग कैपेसिटर के द्वारा हमने आउटपुट सिग्नल ले लिया है, जो कि एम्पलीफाई होकर हमको मिलेगा, ठीक है। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए इसमें R1 R2 और RC और RE तो आपको पहले से ही पता है कि क्या है, ये हमारे बाइसिंग करने के लिए ये रजिस्टर लगाए गए हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें नई ऐड हुई हैं, उनका नाम हम आपको बता देते हैं। जैसे CC क्या है, CC, तो CC जो है वो आपका कपलिंग कैपेसिटर है, चाहे फिर ये वाला हो चाहे फिर आप ये वाला हो, तो ये क्या है हमारा कपलिंग कैपेसिटर है, ठीक है, कपलिंग कैपेसिटर है, ये हमारा कपलिंग कैपेसिटर हो गया। इसके बाद RE तो आपको पता है एमीटर टर्मिनल में लगा है, तो इसलिए RE कह दिया, और RC मतलब ये कलेक्टर टर्मिनल में लगा। CE और है, क्या है CE, इसे CE नाम क्यों दिया गया, इसे भी तो हम CC कह सकते थे, नहीं CE इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये बाईपास कैपेसिटर है, बाईपास कैपेसिटर। R0 जो है हमारा वो क्या है, यहाँ पे देखिए R0 जो है हमारा वो है, इसे हम लोग कह सकते हैं आउटपुट रजिस्टर या फिर कह सकते हैं लोड रजिस्टर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, इतनी चीजें आपको समझ में आई, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जो CC और CE ये हमने क्यों लगाए। तो ये हमने इसलिए लगाए ताकि ये जो है, ये इसकी जो बाइसिंग है इसको डिस्टर्ब ना करें और इसकी DC को ब्लॉक करें, इसलिए हमने इसको लगाए हैं। कैसे लगाए, देखिए CC जो, पहले तो हम इस बात को आपको समझाते कि कैपेसिटर का काम क्या होता है। कैपेसिटर का काम होता है कि ये AC को जो है वो पास करता है, AC को पास करता है और DC जो है वो इसे ब्लॉक करता है, ठीक है, ये DC को ब्लॉक करता है, ब्लॉक करता है। तो ये DC को ब्लॉक करेगा, कैसे करेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है XC बराबर 1/2 पाई FC। अगर हम AC की बात करेंगे तो AC की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई 50 हर्ट्ज, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 00 बढ़ाएंगे, ऊपर 1 0 नीचे कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 1 2, मतलब
314। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो XC बराबर जो फार्मूला आएगा हमारे पास वो आएगा 0.032, इतना आएगा XC बराबर। अगर हम वहीं पे DC की बात करें, किसकी, DC की, तो XC बराबर 1/2 मल्टीप्लाई 0, तो XC बराबर 1/0। अगर इसको हम सही से सॉल्व करेंगे तो XC बराबर आ जाएगा अनंत, इनफाइनाइट। बात समझ में आ रही है? ये है अनंत, अनंत। तो देखिए क्या समझ में आया यहां से आपके कि AC के लिए इसकी जो प्रतिबाधा है वो बहुत कम है और DC के लिए इसकी प्रतिबाधा है वो अनंत है, बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ये AC सिग्नल को पास कर देगा और DC सिग्नल को क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। DC की फ्रिक्वेंसी 0 हर्ट्ज थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखी थी, कोई बात नहीं, 0 हर्ट्ज। तो यहाँ से ये कैपेसिटर इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि ये DC को ब्लॉक करें और AC को पास करें। अब ये कैसे काम करते हैं, इसमें सिग्नल किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से AC सिग्नल गया और ये AC सिग्नल CC कैपेसिटर के थ्रू IV जो बेस करंट है इसके थ्रू ट्रांजिस्टर के अंदर चला गया। अब ये ट्रांजिस्टर में जो बाइसिंग थी DC की वो इस तरफ AC सिग्नल की तरफ ना आकर के वो इसी सेक्शन में रह गई है, बल्कि इस AC सोर्स की तरफ DC नहीं आ पाएगी क्योंकि इसने ब्लॉक कर दिया है। AC को सिर्फ ये पास कर रहा है, बल्कि ये DC को इधर नहीं आने दे रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही, ठीक है। अब ये सिग्नल यहाँ पे गया, इस ट्रांजिस्टर में से एम्पलीफाई हुआ, एम्पलीफाई होने के बाद ये कलेक्टर टर्मिनल में आया और यहाँ से इस कैपेसिटर CC के थ्रू R0 रजिस्टर में चला गया, आउटपुट रजिस्टर में चला गया। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से इसकी जो DC बाइसिंग थी वो भी यहाँ पे रुक रही है, DC वोल्टेज यहाँ पे रुक जाएगी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे ये DC वोल्टेज यहाँ पे रुक जाएगी और इधर इसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। इसको समझते हैं ये CE क्यों लगाया गया। तो CE इसलिए लगाया गया है क्योंकि इसमें माइनॉरिटी कैरियर के कारण एक लीकेज करंट फ्लो होगा, लीकेज करंट फ्लो होगा। AC का कुछ लीकेज पार्ट होगा, वो AC का लीकेज पार्ट इस RE रजिस्टर पर डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इसको यहाँ से बाईपास करने के लिए एक CE बाईपास कैपेसिटर लगाया गया है। किस लिए लगाया गया है? AC के लीकेज करंट को बाईपास करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है CE कैपेसिटर। अब तो सारे जो इतने जिसमें दिख रहे हैं पैरामीटर्स, सभी का काम आपको ध्यान हो गया, ठीक। अब हम इसके ऑपरेशन को समझते हैं। किसको समझते हैं? इसके ऑपरेशन को। हम इसको रफ कर देते हैं, उसके बाद हम इसके ऑपरेशन को समझते हैं। देखिए ऑपरेशन, ऑपरेशन इसका हम लोग कैसे करेंगे, मतलब इसकी वर्किंग, ऑपरेशन माने होता है इसकी वर्किंग कार्यप्रणाली इसकी हम लोग कैसे देखेंगे। तो कैसे देखेंगे इसको हम लोग समझते हैं कि जब भी हम ये जो इसकी वोल्टेज दिख रही होगी, हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहें तो ये वोल्टेज इसके बीच में जो होगी वो क्या होगी, VVE, चूंकि ये वोल्टेज लगी है बेस और एमीटर के बीच में, और इसके बीच में जो वोल्टेज होगी VCE होगी, इसके बीच में वोल्टेज क्या होगी, VCE होगी। बात समझ में आ रही है? तो ये VVE, जब भी हमारी VVE बढ़ेगी या घटेगी तो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज पर प्रभाव डालेगी, ये बात आपको पता है। जैसे ही हमारी VVE, मान लीजिए VVE हमारी बढ़ेगी या घटेगी तो उसी के अनुसार VCE भी हमारी बढ़ेगी, घटेगी या फिर बढ़ेगी। समझ रहे हो? घटेगी या बढ़ेगी, मतलब VVE पर ही डिपेंड कर रही है VCE, क्योंकि सिग्नल को एम्पलीफाई जो करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दें कि यहाँ पे हम इस आउटपुट सेक्शन पे KVL लगा लेते हैं। KVL लगा के फिर हम आपको अच्छे से बताएंगे कि ये कैसे सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। तो आउटपुट सेक्शन में अगर हम KVL लगाते हैं, आउटपुट में KVL लगाने पर, ठीक है, लगाने पर KVL लगाते हैं तो क्या होगा, VCC, ये सोर्स है हमारा VCC, बराबर करंट की डायरेक्शन में जा रहा है तो RV RC माइनस वोल्टेज सोर्स है विपरीत दिशा में है तो क्या लगाएंगे, VCE। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या होगा, VCE बराबर VCC माइनस IV RC। दिख रहा होगा, हो सकता है हम कुछ गलत बोल दें VCE VVC में, तो आप लोग यहाँ पे बोर्ड पर देखते रहिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, उसको ही सही मानिएगा, ठीक है। तो ये VCE बराबर VCC माइनस IV RC हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई? हमने कैसे निकाला, इसमें KVL लगा के हमने इसके आउटपुट सेक्शन पर निकाल लिया है फॉर्मूले को।
अब हम इसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। हमने यहाँ पे जो सिग्नल दिया है वो कुछ इस प्रकार से दिया है। किस तरीके से दिया गया है? इस तरीके से। ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका निगेटिव है। ये तो बात समझ में आ रही है। अभी ये जो है वो क्या है? VVE है। अभी मान लीजिए इसकी VVE बढ़ रही है। VVE जो है 0 से लेकर बढ़ रही है। VVE मान लीजिए VVE जो है वो बढ़ रही है। VVE बढ़ रही है। जैसे ही इसकी VVE बढ़ेगी वैसे ही ये IC बढ़ेगी। इसकी IC बढ़ेगी। सॉरी, यहाँ पे IB नहीं होगा, यहाँ पे IC होगा। IC, ठीक है। तो इसकी IC बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? IC। इसकी IC भी बढ़ेगी। जैसे ही VVE बढ़ेगी वैसे ही इसकी IC बढ़ेगी। और जब IC बढ़ेगी और RC जो है वो कांस्टेंट है, तो आप बताइए VCE बढ़ेगी या घटेगी? यहाँ से देखिए, यहाँ से हम आपको एग्जांपल के जरिए समझाना चाहेंगे। ये क्या होता है? VCE को हम अगर निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? VCC हमारा मान लीजिए अभी है 20 वोल्ट है, माइनस RC जो है IC जो है वो हमारा कितना है? 2 ओम है। RC हमारा 2 ओम है और IC जो है वो हमारा 2 एम्पियर है। तो इसको अगर हम निकालें तो कितना होगा? सॉरी, ये 10 कर लेते हैं हम। 10 कर लें या 5 कर लें, चलिए अगले राउंड में हम कुछ भी कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 5 कर ले रहे हैं। 5 माइनस के ये हो गया 4, तो ये बचेगा 1 वोल्ट हुआ। VCE 1 वोल्ट हुआ। कब हुआ? जब हमने RC और IC को 2 एम्पियर और 2 ओम लिया था। अभी मान लीजिए ये तो VCC हमारी फिक्स है, VCC हमारी 5 ही है, माइनस VCC हमारी कितनी है? 5 ही है, और माइनस हम कर रहे हैं इसमें से RC, ये वो भी हमारी 2 है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसका क्या होगा? IC जो करंट है वो हम क्या करें? बढ़ा दें। करंट को हमने बढ़ा के कितना कर दिया? 3 कर दिया। तो जब हमने करंट को 3 किया तो कितना हुआ? ये 5 - 6 बराबर -1। तो ये जो VCE था वो कम हो गया। पहले से देखिए, पहले +1 था, अब -1 हो गया। बहुत कम हो गया, पहले से कम हो गया। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे हमारी IC बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी VCE जो है वो कम हो जाएगी। VCE क्या होगी? ध्यान से देखिए, VCE हमारी कम होगी। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहा। अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक, अब मान लीजिए जब VVE बड़ी थी और IC बड़ी थी तो VCE हमारी जो थी वो कम हो गई थी। दूसरी बात है, हमारी VVE अगर हमारी मान लीजिए अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम, यहाँ से यहाँ तक हमारी VVE बड़ी थी, अब VVE घटेगी। VVE जैसे ही घटी तो हमारी IC जो है वो क्या होगी? IC हमारी क्या होगी? IC भी घटेगी। IC भी घटेगी। जब IC घटेगी तो बताइए VCE में क्या परिवर्तन होगा? तो VCE डेफिनेटली बढ़ेगी। VCE क्या होगी? बढ़ेगी। VCE हमारी बढ़ गई। जब VCE हमारी बढ़ी तो आप इस चीज से क्या समझ में आया? इस चीज से क्या समझ में आया कि आउटपुट पर हमें सिग्नल किस प्रकार का मिलेगा? तो पहले जब ये बढ़ रहा था सिग्नल तो ये इसमें घट रहा था, और जब ये घट रहा था तब ये बढ़ रहा था। इस प्रकार का हमें आउटपुट सिग्नल मिलेगा। आउटपुट सिग्नल, अब इस प्रकार का आउटपुट सिग्नल मिला तो इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल में अगर हम अंतर देखें तो कितने का है? 180 डिग्री का इसने फेज शिफ्ट कर दिया। 180 डिग्री का, ध्यान से देखिए, 180 डिग्री का इसमें इनपुट और आउटपुट में फेज शिफ्ट हो गया। तो यहां से एक बात समझ में आई कि इनपुट और आउटपुट इसमें जो होता है वो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है। कौन से मोड में? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन मोड में अगर कोई एम्पलीफायर बनाया गया है तो उसमें क्या होगा? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब हम लोग समझते हैं कि एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन, एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन क्या होता है। तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं और फिर हम लोग समझते हैं एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन। मतलब जो एम्पलीफायर है ये बनाया है, इसमें सिग्नल को हमें एम्पलीफाई भी करवा लिया है। तो कितना एम्पलीफाई हुआ है? पहले जो सिग्नल था उससे कितना ज़्यादा बड़ा है सिग्नल, उसको हम कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो वो इस फार्मूले के जरिए करेंगे। एक फार्मूला भी हम ड्राइव करेंगे कि वोल्टेज गेन हमें कैसे पता करेंगे कि जो सिग्नल एम्पलीफाई हुआ है उसका। ठीक है, तो उसके लिए हमारा क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर कहीं पे AB लिखा है तो वो क्या है? वोल्टेज गेन है। वोल्टेज गेन है एम्पलीफायर का, एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन है।
तो यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे, ए बी बराबर चेंज AC आउटपुट वोल्टेज चेंज इन AC आउटपुट वोल्टेज across R0 upon change in out AC इनपुट वोल्टेज। बात समझ में आ रही है? चेंज इन AC आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस R0, चेंज इन AC इनपुट वोल्टेज। बात समझ में आ रही है? चेंज इन AC आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस R0 अपॉन चेंज इन AC इनपुट वोल्टेज। कहने का मतलब है कि जो R0 के अक्रॉस जितनी भी आउटपुट वोल्टेज चेंज होगी वो अपॉन इनपुट में VVE जितनी चेंज होगी उतने का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, वोल्टेज गेन होगा। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके पैरामीटर्स लिख लेते हैं कहीं पे। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं सबसे पहले कि जो इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन क्या हुआ, इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन। तो इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन कितना हुआ, मान लीजिए डेल्टा VVE हो गया, VVE था अभी डेल्टा VVE हो गया। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन, आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन। तो जो आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तन होगा वो R0 के अक्रॉस होगा, R0 और डेल्टा IC के अक्रॉस होगा, ठीक। अब आउटपुट करंट में परिवर्तन देख लेते हैं। आउटपुट करंट या कलेक्टर करंट में परिवर्तन, कलेक्टर करंट में परिवर्तन। तो कलेक्टर करंट में परिवर्तन मान लीजिए डेल्टा IC हो गया। तो अभी इसको अगर हम इस फॉर्मूले में रखना चाहें तो कैसे रखेंगे, देखिए आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस R0 में परिवर्तन, देखिए कितना हुआ R0 में आउटपुट वोल्टेज ये हुआ, तो R0 डेल्टा IC अपॉन इनपुट वोल्टेज में परिवर्तन, इनपुट वोल्टेज डेल्टा VVE हो गया। अब हमने एक फॉर्मूला देखा था, आप अगर पिछले लेक्चर में जाएंगे तो थोड़ा ध्यान देंगे ECD की तरफ, तो हमने देखा था कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या था, हमने देखा था डेल्टा IC बराबर बीटा डेल्टा IV, ये चीज़ हमने देखी थी उस वाले लेक्चर में। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का लेक्चर जाके देखिए, ECD प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, तो वहाँ से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, तो इसके स्थान पर हम इस चीज़ को रख देते हैं। देखिए R0 डेल्टा IC के स्थान पर बीटा डेल्टा IV रख देते हैं, अपॉन डेल्टा VVE कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारा, जो RI बराबर एक फार्मूला होता है कि VVE अपॉन डेल्टा IV, ये फार्मूला होता है। लेकिन अगर इस फार्मूले को हम अगर चेंज करना चाहें तो क्या होगा, RI 1/RI बराबर डेल्टा IV अपॉन VVE, इसको हमने पलट दिया है और कुछ नहीं। आपको अगर दिख रहा हो तो मैंने इसको पलट दिया है। तो अगर पलट देंगे तो इसके स्थान पर हम लोग रख सकते हैं, इसके स्थान पे क्या रखेंगे, R0 बीटा अपॉन RI। तो ये क्या किसके बराबर हो जाएगा, AV के बराबर, वोल्टेज गेन, एम्पलीफायर वोल्टेज गेन के बराबर हो गया R0 बीटा अपॉन RI। ये फार्मूला निकल के आया है। इस फार्मूला के जरिए आप समझ सकते हैं कि जो इसका आउटपुट वोल्टेज गेन है वो कितना ज़्यादा बड़ा है या कितना कम हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ नई ऐड हो गई, क्या है ये, R0 तो आपको पता है और बीटा वोल्टेज गेन होता है वो आपको पता होता है, लेकिन एम्पलीफिकेशन गेन होता है, क्या होता है, बीटा, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का, और R0 आउटपुट रेजिस्टेंस है। RI ये नया दिख रहा होगा, ये क्या है, तो RI की अगर हम बात करें, स्मॉल r है, स्मॉल RI की बात करें तो क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट रेजिस्टेंस है एम्पलीफायर का, ठीक है,
एम्पलीफायर का, ये इनपुट रेजिस्टेंस है एम्पलीफायर का RI। यहाँ से ही आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यदि RI की वैल्यू को हम घटा दें तो हमारा एम्पलीफिकेशन जो है वो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन गेन जो है वो बढ़ जाएगा, और अगर RI की वैल्यू को हम कम कर दें तो एम्पलीफिकेशन गेन जो है वो घट जाएगा, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन गेन जो है वो घट जाएगा। तो इस तरीके से जो ये सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर था, इसकी ये बेसिक जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपके पास रहेगी तो आप मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हो या फिर ये पूरी बुक हो, आप अच्छे से कवर करके पढ़ पाएंगे। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए आज टेक्निकल अड्डा यूट्यूब चैनल। जी हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।